हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का फिफ्थ पार्ट। इससे प्रीवियस वाली क्लासेस में मैंने रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस करा दिया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट से भी सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो आज हम इस क्लास के अंदर 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है जूल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ को समझने के लिए पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चार्ज के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इन जनरल अगर पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाए तो वो कितना होगा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q होगा। यहाँ पर W है वर्क डन बाय चार्ज एंड Q क्या है, चार्ज, V पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो W है यानी जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, V मल्टीप्लाई में Q। उसके बाद हमने पावर के बारे में पढ़ा था कि पावर क्या होता है। पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यानी P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में T। अगर मैं यहाँ पर W की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, V मल्टीप्लाई में Q अपॉन में टाइम। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है यानी Q अपॉन में T होता है, वो क्या होता है, करंट होता है यानी I होता है। तो यहाँ पर हम Q अपॉन में T की जगह क्या पुट कर सकते हैं, I। तो यहाँ से P इक्वल टू कितना आ जाएगा, V मल्टीप्लाई में I। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपने पढ़ा था कि पावर और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो पावर होती है एनर्जी ऑफ वर्क अपॉन में टाइम, यानी P की बात करें तो P कितना होगा, एनर्जी ऑफ वर्क को मैं यहाँ H बोल रहा हूँ और अपॉन में कितना आ जाएगा, टाइम। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय T। अब हम यहाँ पर पावर की वैल्यू पुट कर सकते हैं V मल्टीप्लाई बाय I। तो यहाँ से H इक्वल टू कितना आ जाएगा, V I एंड T। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। ये हमने ओम्स लॉ वाली क्लासेस में सीखा था। और H अभी हमारा कितना आया था, V मल्टीप्लाई में I मल्टीप्लाई में T। अब हम यहाँ पर V की वैल्यू IR पुट कर सकते हैं। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, V की जगह रख देंगे IR इंटू में I इंटू में T। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा फाइनल हमारा वो क्या आ जाएगा, I स्क्वायर RT। इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो जूल्स लॉ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स की। अब इसका यूज़ आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, ओवन में और हीटर में करा जाता है क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि इसका यूज़ इसके साथ साथ बल्ब में भी करा जाता है क्योंकि बल्ब लाइट एमिट करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। और इस अलॉय का नाम भी आपको पता होना चाहिए, टंगस्टन। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, टंगस्टन। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, कितना होता है, 3380 डिग्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि ये फिलामेंट क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा रेड हॉट हो जाता है तो उसमें हीट के साथ साथ लाइट एमिट भी होती है। इसीलिए इसका यूज़ लाइट एमिट्स कराने के लिए करा जाता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में बता रखा है फ्यूज़ के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है। जितने भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए इसका यूज़ करा जाता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या है, हाई करंट के फ्लो को वो रोकता है। यानी जैसे ही हमारे होम वगैरह के अंदर अगर ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो ये तुरंत मेल्ट हो जाता है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट वो काफ़ी लो होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और फ्यूज़ वो एलॉय का मिलकर बना होता है। कौन कौन से मेटल्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ACIL। AC तो आपको याद ही रहेगा, A से हो जाएगा एल्युमिनियम, C से कॉपर, IL याद कर लीजिए, आयरन और लेड। अब इस एलॉय का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी होती है। इसीलिए फ्यूज़ को
घर में जो बने हुए सर्किट होते हैं उसमें जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशंस में जोड़ा जाता है। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि फ्यूज़ को किस कनेक्शंस में जोड़ा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशंस। देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज़ सर्किट में जो है जोड़ा जाता है। ये क्या करता है, जब ज़्यादा मात्रा में करंट पास होता है जिसकी वजह से हमारे जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट होते हैं उनको डैमेज होने का खतरा होता है, लेकिन जब फ्यूज़ लगा होता है तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है हाई करंट की सप्लाई में और हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। फ्यूज़ का यूज़ जो है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए करा जाता है और उसका जो रेट होता है वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर के आसपास जो है होता है। यहाँ तक की वैल्यू जो हम यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पावर की कंजप्शंस कितनी है। अब इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कितने एम्पियर का जो है हमें फ्यूज़ चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में कह रहा है कि लेट अस कंसीडर एन अप्लायंस इलेक्ट्रिक आयरन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल आयरन है जो कंज्यूम करती है 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल पावर, यानी पावर दे रखी है 1 किलोवाट आवर है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट है। तो हमारे पास क्या क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। P हमारे पास कितना है, 1 किलोवाट है। तो पहला काम है हम इसको 1000 कर लेंगे, किलो का मतलब कितना होता है 1000, तो पावर हमारी जाएगी 1000 वाट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू में कितना होता है, V इंटू में I, क्योंकि पावर क्या होती है, प्रोडक्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस एंड अप्लाइड करंट की। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। तो I कितना आ जाएगा, P अपॉन में V, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। उसके बाद हम यहाँ पर P की वैल्यू रख देंगे 1000 वाट और अपॉन में रख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो करंट की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स में आएगी कितनी, 4.54। अब 4.54 किसके नियरेस्ट है, 5 के, यानी इस आयरन के लिए हमारे पास फ्यूज़ की कितनी की रिक्वायरमेंट होगी, 5 एम्पेयर की, यानी जो फ्यूज़ यूज़ करा जाएगा वो 5 एम्पेयर की अप्रॉक्स होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर में क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी रेट ऑफ चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कि कितनी एनर्जी जो है किस रेट के साथ डिसिपेट हो रही है, यानी खर्च हो रही है या कंज्यूम करी जा रही है, इस्तेमाल करी जा रही है, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये आपने पढ़ी था P इक्वल टू कितना होता है, V मल्टीप्लाई में I। ये हमने करा था जूल्स लॉ में। अब ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि I जो है वो किसके इक्वल होता है, V अपॉन में R। अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R। तो R से R कट जाएगा तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से पावर का, V स्क्वायर अपॉन में R, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि SI यूनिट जो होती है पावर की वो किस में होती है, वॉट में होती है। 1 मार्क की डेफिनेशन में पूछ सकता है और ये भी पूछता है डिफाइन 1 वॉट। तो आप आराम से जो है 1 वॉट को डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि P जो है यानी पावर जो है वो प्रोडक्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस और अप्लाइड करंट के। तो 1 वॉट का मतलब क्या है, अगर किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में जो पावर कंज्यूम होगी वो 1 वॉट की होगी। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास। यानी किसी डिवाइस के अंदर अगर 1 एम्पियर करंट पास होता है थ्रू इट्स एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, और जिस कंडक्टर से वो पास हो रहा है 1 एम्पियर का करंट, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में कितनी पावर कंज्यूम हुई है, 1 वॉट की, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। अब ये हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होता है, एनर्जी ऑफ वर्क अपॉन में टाइम होता है। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो एनर्जी है वो क्या आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में टाइम, इसका प्रोडक्ट के क्या है, इक्वल आ जाएगा। अब जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो क्या होती है, वॉट सेकंड, और हम जूल से भी जो है इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो क्या होती है, 1 किलोवाट आवर होती है। ये भी आपको अब एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है या कमर्शियल यूनिट क्या होती है, या पूछ ले 1 यूनिट क्या होती है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर जो है 1 यूनिट के भी क्या है, इक्वल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इस चीज़ को ड्राइव कर रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं
कि एनर्जी जो है वो क्या था, प्रोडक्ट था पावर और टाइम का। हम डिफाइन करें 1 किलोवाट आवर को। अब 1 किलोवाट, अब किलो का मतलब तो पता ही है कितना होता है, 1000 वाट होता है। बात करते हैं 1 आवर की, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और ये भी हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 60 इंटू 60। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3600। तो 1 आवर में कितने सेकंड हो गए, 3600। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रोडक्ट कर दिया है। पावर हमारी 1000 वाट की थी और टाइम हमारा 1 आवर लग रहा था, तो उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, जो कितना है 3600। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 वाट सेकेंड। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जीरो है, तो इसलिए 10 की पावर कितना आ गया, 5 आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 वाट सेकेंड और जूल। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में ड्राइव करने के लिए पूछ लेता है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है और हम नेक्स्ट क्लास में जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जो है बने रहिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।